हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। और मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड की जो बुक्स होती हैं, या फिर आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो, एनटीएससी की कर रहे हो, नीट की या जी, मतलब सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी, सब कुछ आपको सारा कंटेंट मिलेगा बेस्ट ऑफ द टीचर्स के थ्रू। कहाँ पे? मैग्नेट ब्रेन्स में। लेकिन दिस इज नॉट द गुड न्यूज़। द गुड न्यूज़ इज दैट यू आर अबाउट टू गेट द एंटायर कंटेंट फॉर फ्री। मतलब आपको 1 और 2 चैप्टर्स के बाद किसी भी तरीके के पेड सब्सक्रिप्शन की लेने की ज़रूरत है ही नहीं। सो नाउ इजंट दैट अ ग्रेट थिंग? यस। तो अब आपको करना क्या है? अब आपको करना है बहुत अच्छे से तैयारी, ताकि आप अपने एग्जाम्स में आप बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म कर सको। बट नॉट ओनली दैट, एग्जाम्स के अलावा नॉर्मली भी आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, बिकॉज दैट इज़ योर बेस, दिस इज़ योर बेस, राइट? चलिए, तो ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ हमारी जो क्लास 6 की एंगेजिंग इंग्लिश बुक है, हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। एंगेजिंग इंग्लिश बुक में अब हम 10th यूनिट स्टार्ट करेंगे। एंड दिस इज़ अ वेरी फेमस स्टोरी, बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टोरी है टॉम सॉयर की। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज टॉम पेंट्स द फेंस। फेंस मतलब क्या होता है? दीवार। मतलब जैसे यहाँ पे ये आप देख सकते हो, तो दिस इज नोन एज अ फेंस, ठीक है। अब टॉम को एक फेंस पेंट करना है, ये चैप्टर का नाम है। इट्स अ वेरी फेमस स्टोरी। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स रीड अबाउट आवर ऑथर। Mark Twain was the pen name of the American novelist Samuel L. Clemens. So Mark Twain एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन नेम है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी नॉवेल्स लिखी हुई हैं। एंड ये पेन नेम था। पेन नेम मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। पेन नेम क्या होता है? जब जो राइटर होता है, ऑथर होता है, वो अपने रियल नाम नहीं देना चाहते, और वो जो है एक यू कैन से इमेजिनरी नाम यूज़ करते हैं, उसको आप बोलते हो पेन नेम। क्लियर? He is one of the best loved American novelists of all time, and this is a truth. उनके novels बहुत अच्छे होते हैं. The Adventures of Tom Sawyer and The Adventures of Huckleberry Finn are his most popular works. Tom Sawyer is such a common name. मतलब उसको देख के, उसको मतलब I remember just when I used to read all these stories, मुझे लगता था wow, ऐसे ही mischievous होना चाहिए बचपन में. Anyways, so अब हम start करने वाले हैं हमारी स्टोरी। उसके पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू दिया हुआ है। Tom Sawyer is a mischievous boy who lives with his aunt and his half brother. So Tom Sawyer जो है वो एक बहुत ही शैतान बच्चा है, जो बहुत इमेजिनेटिव है, उसका दिमाग बहुत खतरनाक तरीके से चलता है। And he lives with his aunt and his half brother. आंट के साथ, और half brother मतलब क्या होता है? अपने कज़न के साथ रहता है। He misses school and dirties his clothes in a fight. Now, what we are going to read is a small excerpt from the novel. ठीक है? तो ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, इस इंसिडेंट के पहले क्या हुआ है? टॉम जो है वो अपना स्कूल मिस कर देता है, फिर कुछ बच्चों के साथ फाइट में जो है वो मतलब पंगा ले लेता है किसी से, एंड देन उसके पूरे जो फाइट के बाद उसके कपड़े जो होते हैं वो डर्टी हो जाते हैं। As punishment, his aunt decides to make him whitewash the fence the next day. तो अब पनिशमेंट तो देना ही था, तो पनिशमेंट के लिए उसकी आंट उसको क्या बोलती है? नेक्स्ट डे तुमको पूरा जो फेंस है उसे वाइट वॉश करना है, मतलब उसमें आपको पुताई करनी है। Read on to find what Tom does. अब आप इमेजिन करो कि सैटरडे, लेट्स से सैटरडे है, एंड सैटरडे को आपकी छुट्टी है, एंड यू हैव प्लान्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं यहाँ जाऊँगा, मैं ये खेलूँगा, मैं ये सब करूँगा, एंड सडनली मॉम गिव्स यू अ जॉब, और एक ऐसा काम विच इज़ एक्सट्रीमली टायरिंग और आप बिल्कुल नहीं करना चाहते, तो हाउ वुड यू फील? यू वुड नॉट फील गुड ना। सेम थिंग हैपन टू टॉम। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं रीड करना। It was a bright and fresh Saturday morning. There was a song in every heart, cheer in every spring, in every step. So, अब हम एक सैटरडे मॉर्निंग, एक ब्राइट और एक कलरफुल सैटरडे मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, जिसमें इट इज़ लाइक ब्राइट, खेलने के लिए एकदम परफेक्ट डे है, बिकॉज इट इज़ ब्राइट। देयर इज अ सॉन्ग इन एवरी हार्ट, मीन्स एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी. Tom appeared on the sidewalk with a bucket of whitewash and a long handled brush. अब टॉम जो है साइड वॉक पे आया। साइड वॉक मतलब होता है पेमेंट। पेवमेंट मतलब यहाँ जो होता है, दिस इज पेवमेंट, PAVEMENT। पेवमेंट क्या होता है?
जैसे कि जो साइड में बाउंड्रीज होती है, दिस इज लाइक रोड, तो इसमें जो बगल में जो बाउंड्रीज होती है जिसपे यू कैन वॉक, उसको पेवमेंट कहते हैं। क्लियर? सो साइड जो है वो साइड वॉक पे आया विद अ बकेट ऑफ वाइट वॉश एंड अ लॉन्ग हैंडल्ड ब्रश। तो उसके पास एक बकेट था जिसमें पूरा जो कलर था, वाइट कलर मिक्स था, वो रखा हुआ था। उसके अलावा एक लॉन्ग हैंडल्ड ब्रश था। He surveyed the fence and all gladness left him. उसने फेंस को देखा, सर्वे किया, मतलब उसको अच्छे से देखा और पूरी खुशी उसको छोड़ के चली गई। क्यों? क्योंकि 30 yards of fence 9 feet high had to be whitewashed, क्योंकि वो 30 yards लंबी थी प्लस 9 feet high थी। So टॉम का तो पूरा दिन निकल जाएगा उसे करने में। Sighing, he dipped his brush and passed it along the topmost plank, did it again, compared the insignificant whitewashed streak with the far-reaching unwhitewashed fence, and sat down on a tree box discouraged. अब क्या हुआ? Sighing, sighing मतलब क्या होता है? एकदम आही भरना, ऐसा करते हुए he dipped his brush, उसने अपना ब्रश को व्हाइट वॉश में डिप किया, कलर में डिप किया, एंड passed it along the topmost plank, और उसको जो सबसे ऊपर वाला प्लैंक था उसमें पास किया। Did it again मतलब उसने व्हाइट वॉश करना स्टार्ट किया। Compared the insignificant whitewashed streak, तो उसने क्या दिखा? उसने ऐसे कंपेयर किया कि हाँ, दूर से खड़ा हुआ, उसने देखा इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज़ ऑफ नो यूज और विच इज़ ऑफ नो इम्पोर्टेंस। तो उसने देखा कि उसने ऐसे वाइट वॉश स्ट्रीक को देखा विद द फार रीचिंग अनवाइट वॉश्ड फेंस, और देखा जो अनवाइट वॉश फेंस जो इतना लंबा था उसको देखा। उसने तो अभी इतना सही किया था, एक छोटा सा पैच किया था। एंड सेट डाउन ऑन अ ट्री बॉक्स डिस्करेज, तो उसको लगा, उसने थोड़ा सा किया, देखा, और फिर देखा बाप रे भी तो इतना सारा करना है, वो डिस्करेज हो गया और जाके एक ट्री बॉक्स के ऊपर जाके बैठ गया। Jim came skipping out of the gate with a tin pail. Bringing water from the town pump had always been hateful work in Tom's eyes before, but now it did not strike him so. तभी उसने क्या देखा? उसने देखा उसका फ्रेंड जिम। Jim came skipping out of the gate. तो जिम जो है वो गेट के बाहर जो है स्किपिंग करते हुए आ रहा था, मतलब एकदम जैसे बच्चे खेलते हुए चलते हैं वैसे ही आ रहा था। उसके हाथ में एक टिन की बाल्टी थी। अब वो उसको समझ में आ गया देखते ही वो क्या करने जा रहा है। तो वो बेसिकली जो टाउन का पंप था उससे पानी भर के लेके आने वाला था। यूजुअली दिस वॉज लाइक अ हेटफुल वर्क। टॉम को ये बहुत ही खराब काम लगता था कि जाओ पानी भर के वापस लाओ, लेकिन टुडे ही फाउंड इट बेटर। उसको आज लग रहा था एनी वर्क इज बेटर देन वाइट वॉशिंग द फेंस। So Tom said, "Say Jim, I'll fetch the water if you will whitewash some." उसने बोला चलो एक काम करते हैं जिम, मैं तुम्हारे लिए पानी भर के ले आता हूँ, तब तक तुम थोड़ा सा व्हाइट वॉश कर दो। Jim shook his head and said, जिम ने ऐसे से अपना सर हिलाया और क्या कहा? Can't, Master Tom. The old lady told me not to help you. उसने बोला सॉरी मास्टर टॉम, क्योंकि मुझे ओल्ड लेडी जो है ना उसने मुझे कहा है कि मैं आपकी मदद ना करूँ। Oh, never mind what she said, Jim. That's the way she always talks. अरे तुम मत ये सब मत सोचो कि उन्होंने क्या कहा है, वो तो हमेशा ऐसी ही बातें करती है। Give me the bucket. She won't ever know. तुम एक काम करो, बकेट मुझे दो, उन्हें कभी पता भी नहीं चलेगा। I will give you a white marble. मैं तुम्हें एक white marble भी दूंगा अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो। Jim was only human. This attraction was too much for him. अब जिम जो था वो ह्यूमन ही था, उसको एक वाइट मार्बल मिलने वाला था, तो वो बड़ा खुश हो गया। He put down his pail. Just then, Aunt Polly, who was right behind him, hit him hard with her slipper. So उसने क्या किया? बाल्टी नीचे रखी वाइट वॉश के लिए, ब्रश उठाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो नीचे झुका, आंट पॉली पीछे ही खड़ी थी। उन्होंने अपनी चप्पल निकाली और उसको अच्छे से मारा। In another moment, he was flying down the street while Tom began whitewashing with great vigor. So उसके बाद जैसे ही उन्होंने उसकी पिटाई लगाई, उसने उठाई अपनी बाल्टी और वहाँ से 9-2-11 हो गया, मतलब वहाँ से दौड़ लगा दी। और टॉम को भी डर लग गया, तो फटाफट जो है वाइट वॉश करने लग गया फेंस को। बट टॉम्स एनर्जी डिड नॉट लास्ट। विगर का मतलब क्या होता है? विगर मतलब एनर्जी। तो अब लेकिन टॉम की जो एनर्जी थी वो फिर ख़त्म हो गई। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द फन ही हैड प्लान्ड फॉर दिस डे। अब वो सोचने लगा आज के दिन के लिए, सैटरडे के लिए उसने कितनी सारी चीज़ें सोच के रखी थी। एंड हिज सॉरोज मल्टीप्लाइड। और जैसे उसने सोचा कि मैं यहाँ जाता, मैं वहाँ जाता, मैं ये खाता, तो उसके दुख जो थे वो और मल्टीप्लाई हो गए।
Soon the other boys would come tripping alone and they would make fun of him for having to work. The very thought of it burnt him like fire. उसने सोचा अभी बाकी जो बच्चे हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, बेसिकली वो खेलने के लिए निकलेंगे, घूमने के लिए निकलेंगे और सब मुझे देखेंगे कि मैं काम कर रहा हूँ और क्या होगा, फिर वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे. और ये जो थॉट था कि ओ माई गॉड माई फ्रेंड्स दे विल मेक फन ऑफ मी, वो लोग मुझे टीज करेंगे, ये उसको बहुत परेशान करने लग गया. उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका जो हार्ट है वो बर्न हो रहा है. He took out his worldly wealth and examined it. Bits of toys, marbles and trash. तो उसने क्या किया, वर्ल्डली का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं. तो उसने अपनी प्रॉपर पूरी वेल्थ निकाली कि उसके पास क्या क्या था जो वो अपना कह सकता था. उसको एग्जामिन किया, क्या क्या था उसके पास. कुछ टॉयज़ थे, मार्बल्स थे और कचरा था, बाकी सब कुछ कचरा था. It was not enough to buy an आवर ऑफ प्योर फ्रीडम. लेकिन उसको ये समझ में आ गया जितना भी है मेरे पास, इन सब से भी मैं 1 घंटे की फ्रीडम नहीं खरीद सकता. एट दिस डार्क एंड होपलेस मोमेंट एन इंस्पिरेशन बर्स्ट अपॉन हिम. अब ये एक डार्क और होपलेस मोमेंट इसलिए है बिकॉज उसको लग रहा है उसे तो करना ही पड़ेगा वाइट वॉश, ये तो उसका पनिशमेंट है एंड ही इज़ नॉट एबल टू फाइंड अ वे. तो उसको क्या लगा कि अब तो ये एकदम मैं तो गया, मुझे तो आज ये काम करना ही पड़ेगा. एंड ही वॉज नॉट हैप्पी अबाउट इट, इसलिए उसको कहा है डार्क एंड होपलेस मोमेंट. उसी टाइम पे क्या हुआ, उसको एक इंस्पिरेशन मिली, उसको एक आइडिया. He took up his brush and started working enthusiastically. उसने अपना ब्रश उठाया और बहुत ही enthusiasm के साथ, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है ना, ऐसा लग रहा था कि वो कोई बहुत अपना फेवरेट काम कर रहा है. जैसे कि अगर आप कोई ऐसा काम करो जो आपकी हॉबी हो या जो आपको करना बहुत पसंद हो तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा जोश आ जाता है. तो उसी जोश के साथ वो काम करने लग गया. He saw Ben Rogers coming. तभी उसने क्या देखा, उसका एक फ्रेंड था Ben Rogers, वो आ रहा था. He was eating an apple, और वो मस्त एक एप्पल खाते हुए आ रहा था. He seemed to impersonate a steamboat as he walked, but Tom paid no attention and kept whitewashing. तो जैसे बच्चे होते हैं, जैसे कि आप ऐसे बच्चे होते हैं, स्कूटर है नहीं हाथ में लेकिन ऐसा लगेगा स्कूटर चला रहे हैं, और या फिर जैसे ऐसा लगेगा कि वो जो है घोड़ा राइड कर रहे हैं. तो impersonate का मतलब क्या होता है, pretend to be someone or something else. impersonate का मतलब होता है किसी की नकल करना, ऐसे बताना. जैसे मान लो मैं राजा हूँ तो मैं राजा की तरह चल रहा हूँ, या मैं स्वाति मैम हूँ, मैं स्वाति मैम की तरह पढ़ा रहा हूँ, तो उसको कहते हैं इम्पर्सोनेट करना. तो वो क्या इम्पर्सोनेट कर रहा था, जैसे कि वो कोई स्टीम बोट चला रहा हो. ठीक है, तो अब वो जैसे ही वो स्टीम बोट चलाते हुए ऐसे लाइक आवाज़ करते हुए वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन टॉम ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. देन बेन स्टेयर्ड अ मोमेंट. बेन ने एक बार के लिए देखा उसको, थोड़ी देर तक घूरा और फिर सोचा यार मुझे क्यों नहीं देख रहा है. तो उसने कहा हे या टॉम यू आर वर्किंग. उसने बोला हे हाय टॉम, तो तुम काम कर रहे हो. नो आंसर. Tom surveyed his last touch with the eye of an artist. Then he gave his brush another gentle sweep and surveyed the result as before. लेकिन टॉम ने उसकी बात एकदम अनसुनी कर दी, उसने कोई आंसर नहीं दिया. जैसे अगर आप किसी काम में बहुत ज़्यादा एनग्रॉस्ड होते हो, एकदम डूबे हुए होते हो, तो क्या होता है कि आपको बाकी हो जाता है कभी कभी कि आपको किसने आवाज़ दी और आप उस आवाज़ को सुने नहीं. ठीक है, ये एक बहुत जनरल चीज़ है. तो टॉम वाइट वॉश करते हुए ऐसा लग रहा था वो इतना एंजॉय कर रहा है उस काम को, इतना इंपॉर्टेंट काम है कि उसने अनसुना कर दिया. टॉम सर्वेड हिज लास्ट टच विद द आई ऑफ एन आर्टिस्ट. तो लास्ट टच मतलब जैसे वो वाइट वॉश कर रहा है तो उसने ऐसे वाइट वॉश किया और फिर थोड़ा पीछे जाके देखने लग गया कि मैंने सही तो किया है, वाह कितना अच्छा पेंट किया है मैंने. देन ही गेव हिज ब्रश अनदर जेंटल स्वीप एंड सर्वेड द रिजल्ट. फिर उसने सोचा कि शायद यहाँ थोड़ा कम है, लिया और एक और जेंटल स्वीप किया और उसके बाद अपने रिजल्ट को सर्वे किया. एज बिफोर Ben ranked up alongside of him. अब क्या हुआ, Ben जो था वो उसके पास आके खड़ा हो गया. Ranked up का मतलब क्या होता है, moved up. Tom's mouth watered for the apple, but he stuck to his work. अब टॉम को पता था Ben है, टॉम को ये भी पता था वो एप्पल खा रहा है, तो टॉम के मुंह में पानी आ रहा था उस एप्पल को देख के, लेकिन वो अपना काम ही करता था. Ben said, "Hello, old chap. You got to work, hey?" तो उसने फिर Ben ने वापस बोला, और पुराने दोस्त, old chap मतलब पुराने दोस्त, और friend मतलब तुम्हें काम करना है क्या? Tom wheeled suddenly and said, "Oh, why it's you, Ben? I didn't notice." तो Tom wheeled मतलब Tom अचानक से मुड़ा, जैसे कि आप
सरप्राइज हो जाते हो। तो टॉम अचानक से मुड़ा और उसने क्या कहा, अरे बेन तुम हो, ओह मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया। Say I'm going in the swimming. I am. Don't you wish you could? But of course you would rather work, wouldn't you? Of course you would. तो उसने क्या कहा यहाँ पे, उसने बोला वेल मैं तो स्विम करने के लिए जा रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स तुम जो हो तुम्हारा भी मन कर रहा होगा ना स्विम करने का, बट ऑफ कोर्स तुम तो कर नहीं सकते क्योंकि तुम तो काम कर रहे हो। टॉम कंटेम्पलेटेड द बॉय अ बिट एंड सेड, टॉम ने थोड़ा सोचा। कंटेम्पलेट करने का मतलब क्या होता है, थिंक करना, मतलब बहुत ध्यान से किसी चीज़ के बारे में सोचना। सो टॉम ने कंटेम्पलेट किया और उसके बाद क्या कहा, व्हाट डू यू कॉल वर्क, तुम्हारे लिए काम क्या है, किस चीज़ को काम कह रहे हो तुम। बेन आंसर्ड व्हाई इन दैट वर्क, उसने बोला काम किस चीज़ को कह रहे हो, मतलब ये जो तुम वाइट वॉश कर रहे हो ये काम ही है ना, काम नहीं है क्या। टॉम resumed his whitewashing and answered carelessly. टॉम ने लिया और वापस अपना वाइट वॉशिंग जो है उसको रिज्यूम किया, कंटिन्यू किया और बहुत केयरलेसली उसने क्या आंसर किया, वेल मे बी इट इज़ एंड मे बी इट एंट। उसने बोला हाँ हो सकता है ये काम है और हो सकता है ये काम नहीं है। ऑल आई नो इज इट सूट्स टॉम सॉयर। उसने बोला हो सकता है ये काम है, हो सकता है ये काम नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये मुझे बहुत सूट करता है, ये टॉम सॉयर को सूट करता है। ओह कम नाउ यू डोंट मीन टू से दैट यू लाइक इट। तो बेन ने कहा कम ऑन, अब ये मत कहना कि तुम्हें ये काम बड़ा पसंद आ रहा है। द ब्रश कंटिन्यू टू मूव, और टॉम जो है वो पेंट करता गया। लाइक इट, वेल आई डोंट सी व्हाई आई ऑट नॉट टू लाइक इट। Does the boy get a chance to whitewash a fence every day? उसने बोला like it, ऐसे पूछ रहे हो तो मुझे कि मुझे पसंद आ रहा है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा क्यों मुझे ये पसंद नहीं आएगा। क्या एक बच्चे को हर दिन ये मौका मिलता है कि वो एक वाइट वॉश करे, एक फेंस को पेंट करे, कितनी बड़ी बात है ये। That put the thing in a new light। और बेन ने सोचा अरे हाँ हमें तो अलाउ नहीं होता, इसको पेंट करने को मिल रहा है। एकदम से ना वो जो पूरा सीन था वो बदल गया। बेन स्टॉप्ड निबलिंग हिज एप्पल। बेन जो निबल कर रहा था अपने एप्पल को, निबल करना छोटे छोटे पीसेस खाना, वो उसने रोक दिया। टॉम स्वेप्ट हिज ब्रश डेंटली बैक एंड फोर्थ, स्टेप बैक टू नोट द इफेक्ट। टॉम जो था डेंटली मतलब केयरफुली, वो बहुत केयरफुली जो है उस फेंस को पेंट कर रहा था। और फिर जैसे पेंट हो जाता था थोड़ा सा, फिर वो पीछे मुड़ता था और देखता था कि मैंने सही तरीके से पेंट किया है या नहीं किया है। एडेड अ टच हियर एंड देयर, और फिर उसको थोड़ा इधर टच करता था, कभी इधर टच करता था, मतलब हाँ दिस इज परफेक्ट, जैसे अपन आर्टिस्ट होते हैं ना वैसे। बेन वॉच्ड इंटेंटली, बेन जो था बहुत ही केयरफुली देख रहा था। देन ही सेड से टॉम लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल। उसने बोला हाँ तो टॉम क्या कहते हो मैं थोड़ा वाइट वॉश करूँ, मेरा भी मन कर रहा है। टॉम कंसिडर्ड वॉज अबाउट टू कंसेंट। टॉम ने सोचा और वो बस हाँ बोलने ही वाला था। कंसेंट का मतलब होता है अग्री करना, हाँ कहना। वो हाँ कहने ही वाला था बट ही चेंज हिज माइंड, लेकिन उसने बोला नहीं नहीं No, I had rather not, Ben. You see, Aunt Polly is awfully particular about this fence. उसने बोला नहीं नहीं सॉरी बेन, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें पता है बेसिकली बात ये है बेन कि आंट पॉली जो है वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है अबाउट दिस फेंस। इट्स गॉट टू बी डन वेरी केयरफुली। देयर एंट वन बॉय इन 1,000 or maybe 2,000 that can do it the way it's got to be done। और उसने क्या कहा कि अरे आंट पॉली जो है ना बहुत पर्टिकुलर है इस फेंस को लेके, और हज़ारों में मतलब 2,000 लोगों में ऐसा कोई होता है जो इसको सही तरीके से कर पाए। So, oh, I'll just be as careful. Now let me try. Say, I'll give you the core of my apple. तो उसने क्या कहा, ओ मैं बिल्कुल केयरफुली करूँगा, बस एक बार ट्राई तो करने दो। चलो एक काम करता हूँ, मैं तुमको अपने एप्पल का कोर दे दूँगा खाने के लिए, मतलब यू नो आई विल शेयर माई एप्पल विथ यू। Well here, no Ben, now don't, I'm afraid। उसने बोला अच्छा ठीक है ये लो, नहीं नहीं यार मत लो मत लो, मेरे को ऐसा लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुमसे कुछ गलत ना हो जाए। I'll give you all of it। अब क्या हुआ, डेस्परेशन आ गया। उसने बोला मैं तुम्हें अपना पूरा एप्पल दे दूंगा। Tom gave up the brush with reluctance in his face, but alacrity in his heart। टॉम ने एकदम फेस पे ऐसे एक्सप्रेशंस दिए कि यू नो ही डजंट वांट टू गिव द ब्रश, बिकॉज उसको लग रहा है ये एक बहुत ही स्पेसिफिक काम है जो टॉम ही कर सकता है।
लेकिन मन में उसके लड्डू फूट रहे थे। अब यहाँ पे जो ये एलास्टिसिटी जो होता है, एलाक्रिटी बेसिकली, नॉट एलास्टिसिटी, एलाक्रिटी जो होता है ये होता क्या है, इट इज़ लाइक ईगरनेस, कि मन में तो हो जाता है जल्दी ले, मेरे से जस्ट ले और जाओ और काम कर। And while Ben worked and sweated in the sun, the retired artist sat on the barrel in the shade close by, dangled his legs, munched his apple. तो अब जब बेन जो है वो धूप में काम कर रहा है, स्वेट कर रहा है, तो ये जो हमारे आर्टिस्ट हैं जो अभी रिटायर हो गए हैं, थोड़ा रेस्ट करने के लिए आए हैं, वो एक बैरल पे जाके बैठ गए। बैरल क्या होता है? दिस इज़ अ बैरल, मतलब जैसे कुछ पानी भरने के लिए होता है, वो पानी आप भर सकते हो, कोई लिक्विड भर सकते हो, उसे बैरल कहते हैं। बैरल में जाके वो बैठ गया, छाँव में जाके बैठ गया, क्लोज्ड बाय, मतलब पास ही में एक बैरल था जो कि छाँव में था, वहाँ जाके वो बैठ गया। डेंगल्ड हिज लेग्स, मतलब उसने वहाँ से अपने लेग्स को तो लटका लिया। मंच्ड हिज एप्पल, और मज़े से वो क्या कर रहा था, वहाँ पे एप्पल खा रहा था। All the boys who came to jeer requested Tom to let them whitewash. अब क्या हुआ, जितने भी लड़के आ रहे थे, who came to jeer मतलब जो उसका मजाक उड़ाने के लिए आ रहे थे, jeer मतलब मॉक करने के लिए आ रहे थे कि अरे तुमको तो काम करना पड़ रहा है, हम तो इंजॉय कर रहे हैं अपनी छुट्टी, लेकिन वो सब आए। टॉम ने एकदम ऐसा लुक दिया कि देखो मैं कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, और एनीथिंग जो आपको लगता है कि अरे ये ऐसा क्या, ऐसी जब आपको नहीं पता होता ना, तो क्यूरियोसिटी जो होती है उसकी वजह से आपका मन करता है आप भी एक बार करके देखो। सो यहाँ पे भी वही हुआ और सब रिक्वेस्ट करने लगे, टॉम प्लीज़ हमें भी करने दो ना ये काम। After Ben, Tom had traded the next chance to Billy Fisher for a kite. Next, Johnny Miller was brought in for the dead rat and a string to swing it with, and so on, hour after hour. अब क्या हुआ, बेन के बाद टॉम ने क्या किया, बिली फिशर को चांस दिया वाइट वॉश करने का, एंड ही ट्रेडेड फॉर द काइट। उसने बोला मैं तुम्हें मेरी काइट दूंगा, तुम मुझे वाइट वॉश करने को दो। अब इसको एक काइट मिल गई। उसके बाद जॉनी मिलर की चांस आई, और जॉनी मिलर ने उसे क्या दिया, एक मरा हुआ चूहा जिसके साथ एक स्ट्रिंग था, मतलब ऐसे खेलने के लिए, डराने के लिए लोगों को। और हर घंटे उसके पास जो है ना कोई उसका दोस्त आता रहा, और टॉम को चीज़ें मिलती रही, और लोग उसका काम करने लग गए। एंड वेन दी आफ्टरनून केम, और जब दोपहर हो चुकी थी, मतलब आफ्टरनून आया, फ्रॉम बीइंग अ पुअर पॉवर्टी स्ट्रिकन बॉय इन द मॉर्निंग, टॉम वॉज रोलिंग इन वेल्थ। अब जब दोपहर हो गई तो सुबह जो टॉम जो था वो एकदम गरीब सा था, जिसके पास कुछ नहीं था, अब उसके पास कितनी सारी चीज़ें हो गई थी। ही वॉज रोलिंग इन वेल्थ, मतलब उसके पास अब बहुत सारा सामान आ गया था। He had, besides the things mentioned before, मतलब ये एप्पल था उसके पास, काइट थी, मतलब ये सारी चीज़ों के अलावा उसके पास क्या था, he had 12 marbles, उसके पास 12 marbles थे, a harp, a piece of blue bottle glass to look through, a key that would not unlock anything, a fragment of chalk, a glass stopper of a decanter, a tin soldier, a couple of tadpoles, 6 firecrackers, a kitten with one eye, a brass doorknob, a dog collar, the handle of a knife and 4 pieces of orange peel. अब ये पढ़ के लगेगा ये कैसी चीज़ें हैं, कोई बच्चे को ये क्यों चाहिए होगा, लेकिन जो मिस्चीवियस नॉटी बच्चे होते हैं ना, उनको लगता है वो इससे किसी को डरा सकते हैं या इससे कुछ खेल सकते हैं। सो अब उसके पास मार्बल्स थे, हार्प था, एक पीस था ब्लू बॉटल ग्लास का, टू लुक थ्रू, मतलब एक देखने के लिए। देन अ की दैट वुड नॉट अनलॉक एनीथिंग, उसके पास एक चाबी थी जिससे कुछ खुलेगा नहीं, लेकिन थी तो। अ फ्रैगमेंट ऑफ चॉक, एक चौक का टुकड़ा था। अ ग्लास टॉपर ऑफ अ डिकेंटर, मतलब फ्लास्क जो होता है, पानी पीने का जो फ्लास्क होता है, फ्लास्क का एक ढक्कन था एक तरीके से। अ टिन सोल्जर, टिन का सोल्जर था। कुछ टैडपोल्स थे, मतलब फ्रॉक के बच्चे। फायर क्रैकर्स थे, एक किटन भी थी विद वन आई, एंड अ ब्रास डोर नॉब। डोर नॉब मतलब जहाँ आप दरवाज़ा खोलते हो ना, तो जो नॉब होता है वो भी था उसके पास ब्रास का। एक डॉग का कॉलर था, हैंडल ऑफ अ नाइफ एंड 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज पील। अब ये इतनी सारी चीज़ें थी उसके पास। ही हैड अ नाइस गुड आइडल टाइम ऑल द वाइल, प्लेंटी ऑफ कंपनी, एंड द फेंस हैड 3 coats ऑफ वाइट वॉश ऑन इट। उसके पास जो है उसका एक मस्त टाइम बीता,
पहली चीज़ ये, दिन भर उसके साथ कोई ना कोई था, उसके पास फ्रेंड्स थे, उसके पास इतनी सारी चीज़ें आ गई, और जो फेंस था वो पूरा 9 फीट टॉल, और जो इतना लंबा जो फेंस था, अब उसमें 3 कोट हो चुके थे वाइट वॉश के। ही वुड हैव बैंकरप्टेड। और अब वो क्या कह रहा है, उसके बाद लास्ट में उसे रुकना क्यों पड़ा, क्योंकि वाइट वॉश खत्म हो गया, पेंट खत्म हो गया। अब वो ये कह रहा है, इफ़ ही हैड नॉट रन आउट ऑफ वाइट वॉश, अगर उसके पास ये वाइट वॉश मतलब उसका जो कलर था, पेंट था, अगर वो ख़त्म नहीं होता, ही वुड हैव बैंकरप्टेड एवरी बॉय इन द विलेज। तो विलेज में जितने भी बॉयज़ हैं ना, वो तो सबकी जेब खाली कर देता आज। Tom had discovered a great law of human action, that in order to make a person covet a thing, it is only necessary to make the thing difficult to get. टॉम को आज ह्यूमन एक्शन के बारे में एक बात समझ में आई थी। वो ये थी कि अगर आप चाहते हो कि कोई आदमी जो है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहे, अगर कोई आदमी जो है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा उसको लगे कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, इट इज़ ओनली नेसेसरी टू मेक द थिंग डिफ़िकल्ट टू गेट। मतलब तो जिस कोई सड़ा सा काम भी हो सकता है, कोई एकदम बिना यूजलेस काम भी हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो कोई करे तो उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दे दो, उसको ऐसा बना दो कि ये तो इम्पॉसिबल है, तुम्हें मिल ही नहीं सकता। बिकॉज द मोमेंट यू से कि ये चीज़ तुम्हें नहीं मिल सकती, तुम्हें वही चीज़ चाहिए होती है, ह्यूमन नेचर है। The boy mused a while over the substantial change which had taken place in his worldly circumstances. The boy mused, उसने मतलब बहुत carefully सोचा, muse करना मतलब carefully सोचा, a while थोड़ी देर के लिए, over the substantial मतलब इतना सारा, चेंज विच हैड टेकन प्लेस इन हिज वर्ल्डली सर्कमस्टेंसेस मतलब उसके आसपास की चीज़ों में, उसके पास जो सामान था सब में अचानक से कितना ज़्यादा चेंज आ गया। एंड देन वेंट इन टू इन्फॉर्म आंट पॉली दैट द टास्क वॉज डन। और उसके बाद उसने अंदर गया और आंट पॉली को बोला, हाँ सुनो, वाइट वॉश हो चुका है। So note the American spellings in the passage have been retained। मतलब यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो जैसे वो लोग बात कर रहे हैं बच्चे आपस में, तो इसमें जो है अमेरिकन एक्सेंट को रिटेन किया गया है। पहला है हमारे इसमें क्विक रिकैप में फिल अप द ब्लैंक्स, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। टॉम हैड अ डैश ऑफ डैश एंड अ टू पेंट द फेंस। सो अब टॉम के पास क्या था, उसके पास एक बकेट ऑफ वाइट वॉश था और एक लॉन्ग हैंडल्ड ब्रश था टू पेंट द फेंस। सो अब यहाँ पे मैं आपको सीधा आंसर्स दिखा देती हूँ। टॉम हैड अ बकेट ऑफ वाइट वॉश एंड अ लॉन्ग हैंडल्ड ब्रश टू पेंट द फेंस। नेक्स्ट इज टॉम ऑफर्ड जिम अ वाइट मार्बल एज अ ब्राइब। अब टॉम ने क्या किया, जिम को ब्राइब के तौर पे एक वाइट मार्बल ऑफर किया था। बिली फिशर गेव टॉम अ काइट while Johnny Miller brought him a dead rat and a string to swing it. In order to make a person covet a thing, covet मतलब to want something desperately, it is necessary to make it difficult to get. The fence got 3 coats of whitewash on it. मतलब अगर हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है ना, तो ये तो बहुत ही इजी काम है। इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक। तो ये बहुत अच्छे से आई थिंक हमें समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं हम। अब कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। Sighing, he dipped his brush and passed it along the topmost plank, did it again, compared the insignificant whitewashed streak with the far-reaching unwhitewashed fence, and sat down on a tree box discouraged. अब ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जैसे ही जो है उसको वाइट वॉश करना था तो उसने डिप किया अपना ब्रश पेंट में और वाइट वॉश किया। उसने सबसे पहले जो टॉप फेंस था, मतलब एकदम जो टॉप प्लैंक था, उसके ऊपर फेंस किया, मतलब उसके ऊपर पेंट किया। और जैसे ही किया थोड़ा सा रुका और देखा कि इतने से पार्ट में पेंट हुआ था और इतना सारा बचा हुआ था, तो वो बहुत ही दुखी हो गया और जाके एक ट्री बॉक्स के ऊपर जाके बैठ गया। सो अब पहला क्वेश्चन है, why did Tom feel discouraged after a couple of strokes of whitewashing? तो जब टॉम ने थोड़ा सा पेंट किया उसके बाद वो इतना डिस्करेज क्यों फील कर रहा था, मतलब इतना हताश क्यों फील कर रहा था?
आफ्टर अ कपल ऑफ स्ट्रोक्स, मतलब थोड़ा सा पेंट करने के बाद, वाइट वॉशिंग सीम्ड पेनफुल टू टॉम। वाइट वॉशिंग टॉम को बहुत ही पेनफुल लग रही थी, बिकॉज इट वॉज अ वेरी हॉट डे, बहुत ही धूप थी, इट वॉज वेरी हॉट, एंड ही वॉन्टेड टू गो एंड प्ले विद हिज फ्रेंड्स, और वो चाहता था कि वो जाए वहाँ से और अपने दोस्तों के साथ खेले, इंस्टेड ऑफ पेंटिंग द 9 feet 30 yards ऑफ फेंस। इंस्टेड ऑफ पेंटिंग ये 9 फीट लंबा और 30 यार्ड्स ऑफ फेंस को पेंट करने की जगह वो जाना चाहता था, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहता था, लेकिन यहाँ वो क्या कर रहा था, वाइट वॉश कर रहा था, वो भी इतनी ज़्यादा हॉट डे पे। ओके, नेक्स्ट इज हु केम अलोंग जस्ट देन, व्हाट वाज ही डूइंग, तभी कौन आया और वो क्या कर रहा था। जिम केम अलोंग जस्ट देन, तभी कौन आया था, सबसे पहले आया था जिम, स्किपिंग आउट ऑफ द गेट विद अ टिन पेल, और वो गेट के बाहर जो है उछलता कूदता आ रहा था, उसके हाथ में क्या था, एक टिन पेल, पेल का मतलब क्या होता है, बाल्टी। ओके, ही वॉज गोइंग टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम द टाउन पंप, वो कहाँ जा रहा था, सो वॉट वॉज ही डूइंग, ही वॉज गोइंग टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम द टाउन पंप, मतलब टाउन का जो पंप था वहां से वो पानी लेने के लिए जा रहा था। What were the various ways in which Tom tried to persuade this person to do his work for him? अब टॉम ने जिम को क्या क्या कहा कि प्लीज़ यार मेरा काम तुम कर दो, उसके लिए उसने उसे कैसे मनाने की कोशिश करी। Tom offered to fetch water for him if he helped him in white wash. So टॉम ने क्या ऑफर किया कि एक काम करो, अगर तुम मेरा ये वाइट वॉश का काम कर दोगे तो मैं तुम्हारे लिए टाउन में, मतलब टाउन पंप पे जाके पानी लेके आ जाऊंगा। He also promised him to give him a white marble in exchange of his help. उसने ये भी कहा कि जो तुम मेरी हेल्प करोगे इसके बदले में मैं तुम्हें एक white marble दूंगा। And also assured him that his aunt won't come to know about it. और उसने ये भी उसको assure किया, मतलब ये भी भरोसा दिलाया कि मेरी आंट को बिल्कुल पता नहीं चलेगा, तुम बिल्कुल इसमें टेंशन मत लो। So this is what he did to persuade Jim कि भैया प्लीज़ तुम मेरा काम कर दो, मतलब थोड़ा हेल्प कर दो मेरा। अब है at this dark and hopeless moment an inspiration burst upon him. अब ये सेकंड है कि अचानक से इस डार्क और होपलेस मोमेंट पे जहाँ उसे लगा अब तो मुझे ये काम करना ही पड़ेगा, मेरा पूरा सैटरडे जो है वो वेस्ट होने वाला है। डार्क एंड होपलेस मोमेंट मतलब जहाँ वो बहुत ही ज़्यादा डिस्करेज्ड फील कर रहा था, उसके अंदर एक इंस्पिरेशन आई। What thoughts had been going through Tom's mind that made him feel hopeless? ऐसे कौन से थॉट्स थे जो टॉम के माइंड में चल रहे थे जिसकी वजह से वो इतना होपलेस फील कर रहा था। He began to think of the fun he had planned for the day. वो सोचने लगा कि यार आज मैंने कितना सारा फन प्लान किया था। And his sorrows multiplied, और उसको सोचते सोचते उसके सारे दुख जो है वो मल्टीप्लाई हो गए। He thought of the free boys who would come with fun activities planned and they would make fun of him for having to work. So he thought of the free boys. उसने सारे जो boys हैं जो इस वक्त free हैं, जिनको किसी ने जो है bound करके नहीं रखा है, जो जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं, उन सब के बारे में सोचा। और उसने सोचा कि वो लोग कितनी fun activities करेंगे एंड किस तरीके से वो काम कर रहा है, इसलिए वो उसका मजाक उड़ाएंगे। और ये सारी चीज़ें सोच के क्या हुआ, टॉम जो था वो बहुत ज़्यादा होपलेस फील करने लग गया। क्लियर? What does the word inspiration means here? What does the word inspiration mean here? ठीक है, not means mean, क्योंकि हम already does use कर रहे हैं ना, तो does के साथ mean आएगा। What was Tom's inspiration? टॉम की inspiration क्या थी? Inspiration here means a plan to save his day from painting the fence. Inspiration का यहाँ से मतलब है उसके दिमाग में एक प्लान आया कि किस तरीके से वो अपने आप को बचा सकता है, अपना ये पूरा सैटरडे बचा सकता है और उसको पेंट नहीं करना पड़ेगा। He decided to make his work look important and artistic to make others covet it. उसने डिसाइड किया कि मैं अपने काम को इतना इम्पोर्टेंट बताऊंगा और उसको इतना आर्टिस्टिक बताऊंगा कि सब लोग जो हैं इसको करने के लिए क्यूरियस हो जाएंगे। coveted मतलब they would want to do it. Okay? अब है who arrived just then. What was he doing? How did Tom initially react to his arrival? और तभी कौन आया, जब उसने ये प्लान सोचा तभी उस वक्त कौन आया, वो क्या कर रहा था और टॉम ने कैसे रिएक्ट किया जब वो आया। बेन रॉजर्स अराइव जस्ट देन। तो जब टॉम ने ये सोचा कि मुझे एक प्लान आया जैसे उसके दिमाग में, सबसे पहले कौन आया, बेन रॉजर्स।
He was eating an apple. What was he doing? He was eating an apple. And how did Tom initially react to his arrival? तो जब वो आया था तो टॉम ने कैसे रिएक्ट किया? तो पहले हम ये बताएंगे कि वो एक एप्पल खा रहा था एंड ही सीम टू इम्पर्सनेट अ स्टीम बोट एज ही वॉकड. वो क्या कर रहा था? वो जैसे वॉक कर रहा था तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि वो एक स्टीम बोट है. टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम एंड केप्ट वाइट वॉशिंग. तो टॉम ने इनिशियली कैसे रिएक्ट किया? उसने बिल्कुल उसको भाव नहीं दिया, कोई अटेंशन पे नहीं किया और अपना वाइट वॉश करता रहा. आंसर क्लियर है? 3 पार्ट है हमारे क्वेश्चन में. आंसर के भी 3 पार्ट्स है. सबसे पहले बेन रॉजर्स आया, वो एक एप्पल खा रहा था और एक स्टीम बोट को इम्पर्सोनेट कर रहा था और टॉम ने कोई अटेंशन पे नहीं किया. क्लियर? Next is, what did this person offer Tom in exchange for being allowed to whitewash the fence? अब ये जो पर्सन था बिल रॉजर्स, इसने टॉम को क्या ऑफर किया कि तुम एक काम करो, मुझे वाइट वॉश करने दो, तो बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा? Bill offered to give Tom his entire apple in exchange of whitewashing the fence. बिल यहाँ पे क्या बोला? बेन नहीं है ये, बेन रॉजर्स. ठीक है, सो बेन रॉजर्स ने क्या ऑफर किया कि मैं तुम्हें अपना पूरा एप्पल दे दूंगा अगर तुम मुझे वाइट वॉश करने दोगे. The boy mused a while over the substantial change which had taken place in his worldly circumstances and then went in to inform Aunt Polly that the task was done. The last paragraph of the chapter. तो वो जो बॉय था उसने म्यूज किया, थोड़ी देर तक सोचा कि वाह आज का मेरा दिन कैसे स्टार्ट हुआ था और कैसे ख़त्म हुआ, कितना बड़ा चेंज आ गया है, मेरे पास कितना सारा सामान आ गया. वो बड़ा खुश था और फाइनली उसने आंट को क्या बोला अपनी कि मेरा काम ख़त्म हो चुका है. So, पहला क्वेश्चन अब हमारे पास है, what substantial changes had taken place in the boy's worldly circumstances? So, boy के worldly circumstances में क्या substantial change आया था? Tom had traded the chance of whitewashing the fence to different people for different items like a kite, an apple, etc. टॉम ने क्या किया था? ये जो वाइट वॉश का चांस दूसरों को दिया था और उसके बदले में उनसे कोई सामान लिया था, ट्रेड किया उसने. बाय द एंड ऑफ द टास्क, अब जब टास्क खत्म हुआ, ही वॉज रोलिंग इन वेल्थ, उसके पास बहुत सारा सामान आ गया था. ही हैड रिसीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड ही कॉल्ड देम वर्ल्डली सर्कमस्टेंसेस. उसके पास काफ़ी सारी चीज़ें आ गई थी और उसी को वो क्या कह रहा था? वर्ल्डली सर्कमस्टेंसेस. ओके, How did he manage to bring about such substantial changes? उसको मतलब उसके दिन में इतना बड़ा चेंज कैसे आया? उसने कैसे मैनेज किया? He realized the fact that in order to make a person covet a thing, it is only necessary to make the thing difficult to get. अगर आप चाहते हो कोई इंसान किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहे तो उसको बहुत मुश्किल बना दो पाने के लिए. He portrayed his work to be of utmost importance. उसने ऐसा पोर्ट्रे किया कि उसका काम जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड दस पीपल रेडिली अग्री टू डू द वर्क. और इसीलिए जो लोग थे वो फटाफट तैयार हो गए उस काम को करने के लिए. क्यों? क्योंकि उसने अपने काम को बताया कि ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कोई नहीं कर सकता इसे. और हर किसी को मन में क्यूरियोसिटी बढ़ गई और सब ने बोला हम करेंगे हम करेंगे. ओके, What task is being referred to here? How well was it done? अब यहाँ हम किस टास्क के बारे में बात कर रहे हैं और किस तरीके से वो किया गया था? The task referred is painting the fence. टास्क क्या था? उस फेंस को पेंट करना. It was executed really well with 3 coats of whitewash on it. और उस काम को बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया था. उसके ऊपर 3 कोटिंग हो चुकी थी. There were 3 coats of whitewash on it. Okay? अब आते हैं हम थर्ड सेक्शन विच इज थिंक एंड आंसर. What character traits of Tom are evident from the passage? इस पैसेज को पढ़ के टॉम के कैरेक्टर के बारे में आपको क्या पता लगता है? Tom is a mischievous boy with an active imagination who spends most of the novel getting himself and often his friends into and out of trouble. So अगर आप ये नॉवल पढ़ोगे बेसिकली तो उसमें आप ये देखोगे कि टॉम जो है एक बहुत ही मिस्चीवियस बच्चा है, बहुत उसका इमेजिनेशन एक्टिव है और आधे से ज़्यादा नॉवल में वो अपने आप को किसी प्रॉब्लम में डाल लेता है, उससे निकालता है, या अपने फ्रेंड्स को किसी प्रॉब्लम में डालता है, उससे निकालता है. बस इतना ही होता है पूरे नॉवल में, लेकिन इट इज़ फन टू रीड. What attracted the boys to such an ordinary task as whitewashing a fence?
कौन सी चीज़ थी जो बच्चों को इतनी अट्रैक्ट करी कि जस्ट एक सिंपल सा काम था वाइट वॉश करना, तो इसके लिए बच्चे इतना ज़्यादा क्यों अट्रैक्ट हो गए? The thought that it was not an everyday task to be given to a boy and it required skills and was difficult to get attracted the boys. So ये जो थॉट था, उनके दिमाग में क्या थॉट आया कि अरे ये कोई ऐसी टास्क नहीं है जो हर बच्चे को मिल जाती है करने के लिए, पहली चीज़। दूसरा, इसमें तो बहुत स्किल्स लगती हैं, अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तभी आप कर सकते हो। थर्ड, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट, क्योंकि टॉम जो है अलाउ ही नहीं कर रहा था। इन तीनों चीज़ों के कारण जो बच्चे थे वो अट्रैक्ट हो गए इस बहुत ही जनरल सी टास्क की तरफ। ओके, What do you think makes the passage humorous? अब तुम्हें क्या लगता है ये जो पूरा चैप्टर है इसमें ह्यूमर कहाँ है, ह्यूमरस क्यों हुआ है ये? The irony that Tom was able to show the boring task of painting a fence as something exciting and enjoyable make the passage humorous. ये जो irony है, मतलब कहाँ टॉम को लगा था कि एक बहुत ही सैड डे है और उसको ऑब्वियसली वो एक बहुत सिंपल सा काम था और बहुत टायरिंग काम था, लेकिन जिस तरीके से उसने उसको एकदम एक्साइटिंग बना दिया और एंजॉयबल बना दिया और बाकी लोगों से वो पूरा काम कराया, वही जो है इस पूरी स्टोरी को ह्यूमरस बना देता है। क्लियर? अब आते हैं हम वोकैबुलरी सेक्शन में। लुक एट दीज सेंटेंसेस। प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस हमें पता है क्या होता है। जैसे अगर मैंने लिखा इम्पोर्टेंट, ठीक है, एक सिंपल सा वर्ड है इम्पोर्टेंट। अब इस वर्ड में अगर मैंने एक प्रीफिक्स लगा दिया, प्रीफिक्स मतलब होते हैं वो लेटर्स और ग्रुप ऑफ लेटर्स जो वर्ड के आगे लगाए जाते हैं जिससे उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैंने इसके आगे लगा दिया अन, तो पूरा मीनिंग चेंज हो गया, इम्पॉर्टेंट का ऑपोजिट बन गया अनइम्पॉर्टेंट। ओके, जैसे मैंने लिखा लव, अब लव के आगे अगर मैंने लगा दिया एबल, तो ये हो जाएगा कोई ऐसा इंसान जो प्यार के लायक है, लवेबल, राइट? चेंज हो गया। सो यहाँ पे आपको ये समझ में आता है कि प्रीफिक्स मतलब क्या होता है। प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड्स या जो लेटर्स या ग्रुप ऑफ लेटर्स वर्ड के आगे लगते हैं। जैसे डिस्करेज्ड, सो इसमें करेज जो है उसके आगे क्या लगा है, डिस। ओके, अब हेटफुल, तो ये हेट आपका वर्ड है, उसके आपने सफिक्स लगाया। सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है, तो वो हो गया फुल। क्लियर? अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं इनका ऑपोजिट बनाना है यूजिंग द करेक्ट प्रीफिक्स। तो ये जैसे है डिस, एम, इल, एर और अन, सो सही प्रीफिक्स को यूज करके इन सारे वर्ड्स का ऑपोजिट बनाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कंटेंटेड का हो जाएगा डिसकंटेंटेड, पोलाइट इम्पोलाइट, सिमिलर डिससिमिलर, रेगुलर इररेगुलर, डिसबिलीव मतलब बिलीव का हो जाएगा डिसबिलीव, नेसेसरी अननेसेसरी, सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड, लीगल इलीगल एंड ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट। तो ये हैं आपके सारे एंटोनिम्स। आपको ये बहुत अच्छे से पता होने चाहिए बिकॉज ये बहुत सारे कॉमन वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है मेक न्यू वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन बिलो विद द सफिक्स। अब यहाँ सफिक्स दिए हुए हैं हमें एबल, एल, फुल और एंस। अब आपको सही सफिक्स को यूज करके इन वर्ड्स को चेंज करना है। क्लियर? सो जैसे है प्रिवेंट का हो जाएगा प्रिवेंटेबल, प्रिवेंट का क्या हो गया प्रिवेंटेबल। उसके बाद है परफॉर्म परफॉर्मेंस, नेचर नेचुरल, वायरस वायरल, बाउंटी बाउंटीफुल, ब्रिलियंट ब्रिलियंस, एक्साइट एक्साइटमेंट, ब्यूटी ब्यूटीफुल, हेल्प हेल्पफुल। ये हो गए आपके सारे आंसर्स। सो हर जगह यहाँ पे हमने एल यूज़ किया है, यहाँ एंस यूज़ किया है, यहाँ पे फुल, यहाँ पे भी फुल फुल, एंस, एबल, एल और मेंट। क्लियर? सो दीज आर दी सफिक्सेस। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रोनाउंस। अब हमें पता है प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं, जैसे आई, यू, मी, वी, दे, देम, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं। अब प्रोनाउंस के टाइप्स ये भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो ग्रामर के वीडियोस में जाके आप प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला होता है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस मतलब जो डायरेक्टली आप जो हो मेजरली प्रॉपर नाउन्स को जब आप चेंज करते हो, जैसे कि मैंने बोला स्वाति इज राइटिंग की जगह मैंने बोला आई एम राइटिंग, या मैं कहूँगी शी इज राइटिंग। ठीक है, तो जो ये वर्ड्स होते हैं आई, शी, ही, इट,
दे और यू, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, या इनको सब्जेक्ट प्रोनाउंस भी कहा जाता है, क्योंकि सीधा सीधा सब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं। क्लियर? अब जो होता है इसके बाद एक और चीज जो मैं आपको बताना चाह रही हूं, अब ये जो वर्ड्स हैं मी, अस, ओके, या हिम, हर और देम, इन वर्ड्स ये सारे वर्ड्स होते हैं ना, इसको अपन पर्सनल प्रोनाउन की एक दूसरी कैटेगरी होती है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की दो कैटेगरीज होती है, एक होता है सब्जेक्ट प्रोनाउंस जो सब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं, और एक होते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस जो ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं। मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ। अगर मैंने बोला स्वाति इज टीचिंग सखी, स्वाति इज टीचिंग सखी, अब हु इज डूइंग द वर्क, काम कौन कर रहा है, स्वाति कर रही है। काम कौन रिसीव कर रहा है, किसके ऊपर ये काम हो रहा है, सखी के ऊपर हो रहा है, तो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। अब तुम देखो, मैं ये बोलूंगी मी इज टीचिंग, कभी नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी आई एम टीचिंग, या मैं बोलूंगी शी इज टीचिंग, यही होगा। और अब मेरे को बोलना है, अगर सखी के लिए जब मैं प्रोनाउन यूज करूंगी मैं बोलूंगी शी इज टीचिंग हर और आई एम टीचिंग हर। तो जो वर्ड्स ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं वो होते हैं हर, हिम, देम, अस, या यू ही रहेगा, लेकिन इन्हें बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस और इन्हें बोलते हैं हम सब्जेक्ट प्रोनाउन। आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग हर, आई एम टीचिंग हिम, आई एम टीचिंग देम, ओके, और आई एम टीचिंग अस। सो दिस इज व्हाट यू आर ऑलवेज सपोज्ड टू रिमेंबर। नाउ लेट्स मूव अहेड, ठीक है। तो ये होते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउंस, ये सारे क्या हैं आपके पर्सनल प्रोनाउंस। अब आते हैं हम पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन में जब हम ऐसी बात करें कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ तुम्हारी है, ये चीज़ उसकी है, जब हम बोलते हैं इसको कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन, जहां हम किसी पोजीशन की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज हर्स। आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर ये पेन मेरा है, आई मेरा है, तो उसकी जगह हो जाएगा माइन, दिस पेन इज माइन। अगर ये पेन तुम्हारा है तो दिस पेन इज योर्स, ओके। अगर ये पेन जो है ये उनका है, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ बहुत सारे लोगों की, सो ये उनका है तो मैं बोलूँगी दिस पेन इज देयर्स, ओके। अगर ये हमारा है, मैग्नेट ब्रेन्स हमारा है, मैग्नेट ब्रेन्स इज आर्स, हम सबका है ना, तो इट इज आर्स, अंडरस्टूड। और सिमिलरली ये जैसे किसी बंदी की बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा हर्स। हिज का हमेशा हिज ही रहेगा, हिज का हिसिस नहीं हो जाएगा, हिज का हिस ही रहेगा। क्लियर? सो इस तरीके से ये सारे होते हैं हमारे पॉसेसिव प्रोनाउंस। माई, अब यहाँ ये जो वर्ड्स हैं माई, योर, आर और देयर, इसमें क्या डिफरेंस है? ये वर्ड्स माई में और ये माइन में क्या डिफरेंस है? ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, दिस पेन इज माइन, दोनों सेंटेंस सेम ही है ना, तो इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि एक जगह आप एक एडजेक्टिव की बात कर रहे हो और एक जगह आप प्रोनाउन की बात कर रहे हो। मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस क्या है। दिस, अरे भाई साहब, इसको हम डिलीट करते हैं। दिस पेन इज माइन, दिस इज माई पेन। इन दोनों में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है, वो ये है जब आप पजेसिव प्रोनाउन यूज करोगे वो हमेशा आपके ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, कभी भी ऑब्जेक्ट के पहले नहीं आएगा। ये पेन मेरा है, ये मेरा पेन है, यहाँ पे तुम पेन के बारे में बता रहे हो, माई पेन, माई, आवर, योर, हर, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के पहले आता है। तुम ऐसे बोल सकते हो दिस पेन इज माई, नहीं बोल सकते ना, दिस पेन इज योर, नहीं। अगर आप पहले बोल रहे हो तो वो एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है, अगर आप बाद में बोलते हो वो एक प्रोनाउन की तरह एक्ट करता है। दिस पेन इज माइन, दिस इज माई पेन,
ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप माइन, योर्स, आर्स यूज कर रहे हो ये एंड में आएगा, लेकिन अगर आप माई, आर, योर यूज कर रहे हो तो ये एंड में नहीं आएगा, हमेशा ऑब्जेक्ट के पहले आएगा। क्लियर विद दिस मच? अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट प्रोनाउंस। तो यहाँ पता चल जाएगा आपको कितना समझ में आया। दैट्स द वे डैश ऑलवेज टॉक्स, वो हमेशा इसी तरीके से बात करती है। कौन बात कर रहा है? वो बात कर रही है, वो सब्जेक्ट है। हर्स आएगा या शी आएगा? दैट्स द वे हर्स ऑलवेज टॉक या दैट्स द वे शी ऑलवेज टॉक? So the answer is that's the way she always talk. All the boys requested Tom to let dash whitewash the fence. सारे बॉयज ने रिक्वेस्ट किया टॉम को। अब टॉम को रिक्वेस्ट हो चुका है, सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि उन्हें पेंट करने दें। अब बच्चे जो हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो ऑब्जेक्ट है उन्हें, सो अब देयर्स आएगा या देम आएगा? देम, क्योंकि देयर्स तो पॉसेसिव प्रोनाउन है, देयर्स नहीं आएगा। तेंदुलकर हैज रिटायर्ड फ्रॉम क्रिकेट, हैजंट ही या हिज, ये एक क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग में कभी भी हम हिज, हिम नहीं यूज करते, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करते हैं, तो ये आएगा ही। इज दिस लवली ड्रेस डैश, क्या ये सुंदर सी ड्रेस तुम्हारी है? अब यहाँ पे देखो योर और योर्स, योर्स आएगा या योर आएगा? अगर योर आता तो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता, लेकिन यहाँ पे क्या है, एंड में आ रहा है, एंड में क्या आएगा? योर्स। अनिल्स हाउस इज लार्जर देन, अनिल का घर बड़ा है मेरे घर से, राइट? लास्ट में आ रहा है तो माई नहीं आएगा, माइन आएगा। सीमा लेफ्ट हर कार इन द गार्बेज, डू यू नो विच वन इज डैश, क्या तुम्हें पता है उसका कौन सा है? तो यहाँ पे आएगा हर्स। क्यों? क्योंकि हम लास्ट में यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे हर यूज करना होता तो मैं सेंटेंस को कैसे बोलती? डू यू नो विच इज हर कार, विच इज हर कार। क्लियर? सो दीज आर दी आंसर्स। आगे बढ़े। रीराइट द पैसेज इन द फर्स्ट पर्सन चेंजिंग प्रोनाउंस एज नेसेसरी। हमें पता है फर्स्ट पर्सन मतलब होता है मैं, सेकेंड पर्सन मतलब तुम, और थर्ड पर्सन होता है वो, वे, सारे। मतलब आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, दे, देम, सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे ये पूरा हमें फर्स्ट पर्सन में डालना है, तो लिखा हुआ है he was going to leave for मुंबई। अब he मतलब थर्ड पर्सन, इसको फर्स्ट पर्सन में चेंज करना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I was going to leave for मुंबई the following day, but he had not packed any of his suitcases as yet। अब यहाँ पे he का क्या हो जाएगा? but I had not packed any of, यहाँ क्या हो जाएगा his का? my suitcases as yet। he had to be reminded by his friend, again he मतलब I हो जाएगा, I had to be reminded by his friend का क्या हो जाएगा? my friend to check my school reports, certificates and all my books। Clear? his parents की जगह क्या हो जाएगा? मेरे parents, my parents were going to see me off at the airport, but I was going to travel by himself का हो जाएगा myself। हर जगह मैंने क्या किया है? he को रिप्लेस किया है, he, his, इन सब को रिप्लेस किया है फर्स्ट पर्सन से। ये वाली एक्सरसाइज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने एक बार ये एक्सरसाइज करी तो आपको प्रोनाउन के सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज़ किया है, कहीं पे आपने पॉसेसिव यूज़ किया है, कहीं आपने पर्सनल यूज़ किया है। अगर आपने इस तरीके की एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस किया तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। क्लियर? ये रहे हमारे आंसर्स। ठीक है, सो अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टडी स्किल्स पे। सो रूट वर्ड्स। अब रूट वर्ड्स क्या होते हैं? अ रूट वर्ड इज द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ड। वी एड प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस एंड अदर लेटर्स टू देम टू फॉर्म न्यू वर्ड्स, जिनको डेरिवेटिव्स कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा फैमिली, ठीक है, फैमिली एक बेसिक वर्ड है जिसे हम रूट वर्ड कहते हैं। अब फैमिली से मैंने बना दिया फेमिलियर, FAMILIAR, यहाँ पे मैंने लास्ट में IAR लगा दिया, तो क्या हुआ? फेमिलियर मतलब जाना पहचाना।
तो रूट वर्ड क्या है? फैमिली। फैमिली से क्या बना दिया? फेमिलियर, या बना दिया अनफेमिलियर। तो रूट वर्ड से फिर अब जितने भी वर्ड्स बनते जा रहे हैं वो हो गए उसके डेरिवेटिव्स। यहाँ पे जैसे आप देखो, सबसे पहला है एग्जामिन, ये एक रूट वर्ड है, इसका बना दिया आपने एग्जामिनर, जो एग्जाम लेता है। एग्जामिनेशन मतलब एग्जाम, एग्जामिनी जो एग्जाम देता है। साइड का क्या हो गया? रिसाइड, रहना। साइड वॉक जो पेवमेंट होता है। बेड साइड मतलब बेड के साइड वाली प्लेस। लॉ से आपने बनाया लॉफुल, मतलब जो लॉ को फॉलो करता है। आउटलॉ जो लॉ को फॉलो नहीं करता है। अनलॉफुल जहाँ पे जो चीज़ लॉ के खिलाफ जाती है। एंड लॉयर मतलब जो कि वकील। तो यहाँ पे बेसिक रूट वर्ड क्या है? हर जगह लॉ, और उससे अपन ने अलग अलग वर्ड्स बनाए, इन्हें हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। क्लियर? तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सीधा ये वर्ड्स दिए हुए हैं और इनसे जितने सारे रूट वर्ड्स आप बना सकते हो आपको बनाने हैं। सो आई हैव गिवन यू वन एग्जाम्पल, यू कैन मेक एज मैनी एज पॉसिबल। तो एक्ट का हो गया एक्टर, पोर्ट का हो गया पोर्टेबल, फेस्ट यहाँ पे फेस्ट का बना दिया फेस्टिवल, रियल का बना दिया रियलिटी, गुड का बना दिया गुडनेस, कंफर्ट कंफर्टेबल, प्रॉस्पर प्रॉस्पेरिटी, सेंट सेंचुरी, आर्ट आर्टिस्टिक आर्टिस्ट, माइक्रो इसका हो जाएगा माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनीथिंग। सो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? इन्हें हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। अब आप ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हो, यू कैन लुक अप टू द डिक्शनरी। एंड हियर वी आर डन विद दिस चैप्टर। समझ में आया? प्रोनाउंस समझ में आए? कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज़ गो एंड चेक द ग्रामर वीडियोस, वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बहुत सारी एक्सरसाइजेस के साथ एक्सप्लेन्ड है। तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। आई एम गोइंग टू सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम 11th यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 6 एंगेजिंग इंग्लिश बुक का। सारे वीडियोज़ के लिए आप कहाँ जाओगे? चाहे ग्रामर की चाहिए, चाहे आपको क्लास 6 की चाहिए, गो टू आवर वेबसाइट magnetbrains.com, जहाँ पे once you type the name of the website address जैसे आप डालोगे, this is the home page, then you will click on the class, और उसके बाद आपको सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। ग्रामर का है या फिर लिटरेचर है, उस पर आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद चैप्टर वाइज वीडियोस आ जाएंगे। क्लिक ऑन द चैप्टर यू विश टू स्टडी एंड योर वीडियो विल स्टार्ट। दैट इज इट। एंड येस ऑफ कोर्स दिस इज इम्पोर्टेंट, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी अब आपके लिए अवेलेबल है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा कंटेंट हर सब्जेक्ट का अब उनके लिए हिंदी में अवेलेबल है। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल, सब्सक्राइब, मेक श्योर दैट यू आर विद अस, सो दैट आपकी पढ़ाई में कभी भी किसी भी तरीके की कोई रुकावट नहीं आए। एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।